मैं BA मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालचौक। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकेंड के मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, इस विषय के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चूँकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और योग्य शासक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को जीतने की और अपना एक धर्म चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके एक मित्र थे दिल्ली के कोतवाल आने मुल्क मुल्तानी। उनसे उन्होंने सलाह ली और उन्होंने एक सलाह दी कि साहब, अच्छी बात है, आप विश्व विजेता बनना चाहते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि आप विश्व जीतने से पहले एक बार भारत को जीतिए और जो एक नया धर्म चलाने की आपकी जो एक आकांक्षा है उसको तो आप त्याग दीजिए। उनकी जो बात थी वो बिल्कुल यथार्थ बात थी और वो बात अलाउद्दीन के समझ में आ गई, तो उन्होंने नए धर्म चलाने वाली बात थी उसको त्याग दिया। और जो साम्राज्य विस्तार है वो भी उनका एक व्यवहारिक उन्होंने एक सुझाव दिया था कि आप दुनिया को जीतने से पहले भारतवर्ष को जीतिए। तो इसके तहत उन्होंने भारत विजय की योजना बनाई और अलाउद्दीन ने जो भारत पर जो आक्रमण किए, जिन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया, उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो उत्तरी भारत की विजय और एक दक्षिणी भारत की विजय। आज हम उत्तरी भारत की विजय के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सबसे पहले जो साम्राज्य विस्तार के लिए जो आक्रमण किया वो था गुजरात। गुजरात पर 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना उलुग खां और नसरत खां के नेतृत्व में आक्रमण के लिए भेज दी। क्योंकि देखो, गुजरात जो राज्य है उसका बहुत महत्व है। हमारे दूसरे देशों से जो भी व्यापार होता है, जो भी अच्छे नस्ल के से घोड़े हमें इनसे लाने हैं, जो जलमार्ग, वो उसके बंदरगाह गुजरात में है। और जब तक आपका जलमार्ग के जो बंदरगाह है और वो आपकी नियंत्रण में नहीं रहेंगे, तो तब तक आप कोई भी व्यापार, कोई भी आयात निर्यात ठीक ढंग से नहीं कर सकते हो। दूसरा, गुजरात एक अपने आप में एक समृद्ध प्रांत था, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ गुजरात आक्रमण के लिए भेज दी गई। और क्योंकि उस समय गुजरात के जो शासक थे बघेल वंश के शासक थे करण को इस बात की जानकारी भी नहीं मिली कि दिल्ली से एक बहुत बड़ी सेना मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रही है। जो ही उसकी राजधानी अहिनवाड़ को जब घेरा, तब करण ने इस बात का मालूम चला कि मेरे पर आक्रमण हो गया है। और एकाएक न तो वो अपनी इसके लिए तैयार था, न अपनी सेना को तैयार कर पाया था, और जब एक भयंकर आक्रमण हो गया तो वो उस आक्रमण का सामना नहीं कर सका और वो अपनी पुत्री को लेकर के यहाँ से भाग गया, दक्षिण भारत में वो चला गया। और उसकी जो पत्नी थी कमला देवी, वो आक्रमणकारियों के हाथ लग गई और उन्होंने उसको दिल्ली भेज दिया। तो इस तरह से 1299 ईस्वी में आपका जो एक गुजरात बहुत एक समृद्ध राज्य है वो अधिकार में आ गया और यहाँ से बहुत सारा धन भी प्राप्त हुआ। यहाँ से एक खंबात की खाड़ी से एक व्यक्ति को भी उन्होंने युवक को पकड़ा था और वो व्यक्ति आगे चल करके और अलाउद्दीन का प्रधानमंत्री बना। यानी एक योग्य व्यक्ति को उन्होंने ढूंढ करके यहाँ से निकाला। और अब क्षेत्र भी काफ़ी आ गया और राज्य से काफ़ी धन भी इनको मिल गया। तो इस तरह से 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। राज्य विस्तार में जो दूसरा नंबर आता है वो आता है रणथंभौर पर। रणथंभौर पर जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण थे, देखो एक तो कि रणथंभौर एक अवैध दुर्ग था, तो ऐसे दुर्ग को किसी दूसरों के हाथ में वो नहीं छोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे साम्राज्य के पास ऐसा कोई अवैध दुर्ग किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो कारण था कि वो उस पर किले पर अधिकार चाहता था। दूसरा कारण ये था कि ये दिल्ली के से गुजरात जाएंगे तो बीच में क्षेत्र पड़ेगा, वो अपने अधिकार में लेना चाह रहा था। एक कुछ जो गुजरात आक्रमण के समय सैनिकों में एक मनमुटाव हो गया था और कुछ सैनिक अलाउद्दीन की सेना को छोड़ करके और राव अमीर के पास आ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी मांग की कि आपके जो जिन सैनिकों को आपने शरण दे रखी है वो सैनिक लौटाओ। राव अमीर ने मना कर दिया कि ये मेरे शरण में आए हुए हैं और मैं इनको आपको वापस नहीं दूंगा। चूँकि अलाउद्दीन ने इसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन रणथंभौर का जो शासक था राव अमीर, उसके बारे में एक किंवदंती चली आ रही थी कि अमीर ने एक बार किसी चीज़ के लिए कह दिया, वो भले ही उससे कितना भी नुकसान हो वो उन चीज़ को देखता नहीं था, वो अपनी बात पर अड़िग रहता था। इसके लिए कोई लोकोक्ति बनी हुई है कि तरिया तेल हमी रट चढ़ेरे दूजी बार। यानी जिस तरह से महिला की शादी होती है एक बार ही उसका तेल चढ़ता है, वैसे ही राव हमीर ने कोई भी बात कह दी, किसी चीज़ का हट कर लिया तो वो उस चीज़ से नहीं हटेगा। तो उन्होंने किले मना कर दिया कि मैं मेरे आश्रय में जो भी आ गए सैनिक मैं आपको उनके लिए नहीं लौटाऊंगा। और जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो अलाउद्दीन खिलजी ने कोई उलूग खां और नसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना को रणथंभौर आक्रमण के लिए भेज दिया। चूँकि रणथंभौर की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ों के बीच में है, एक अवैध दुर्ग है, और दूसरा क्योंकि ये दुर्ग पहले भी जीता जा चुका था तुर्कों के द्वारा, तो ये भी उसकी नीति में था कि ऐसा कोई भी दुर्ग जो पहले तुर्कों के अधिकार में रह गया और अब वापस उनके हाथ से निकल गया, ऐसे दुर्ग को वो पुनः जीतना चाहता था। तो इस तरह से 1301 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। और प्रारंभिक अवस्था में इन्हें उसमें सफलता भी मिली। एक जगह जाइन पर इनका अधिकार हो गया, लेकिन जैसे ही इसकी व्यवस्था को संभाल रहे थे, जाइन पर रात ने पुनः राजपूतों के द्वारा जो आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में नसरत का मारा गया और उनके अधिकार से जाइन भी वापस चला गया। तो एक तरह से दिल्ली की सेना का मनोबल टूट गया। अब स्वयं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चलकर रणथंभौर आ गया और उसने सेना का नेतृत्व किया। बताते हैं कि काफ़ी समय गुजर जाने के बाद में भी उसे रणथंभौर को नहीं जीत सका। अब उन्होंने नई रणनीति चली, चालाकी जिसको बोलते हैं हम, कूटनीति। उन्होंने जो राव अमीर का प्रधानमंत्री था, रणमाल या इसको रतिपाल के नाम से भी जानते हैं, उसे उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए और जैसे ही ये किला जीता गया उसके बाद में यहाँ का शासक मैं आपको बना दूंगा। ये इसके प्रलोभ में आ गया और इन्होंने रात्रि के समय कुछ बुर्जों से अपने सैनिक हटा दिए और उसकी सूचना अलाउद्दीन को दे दी कि इन साइड से आप आक्रमण कर सकते हो। तो इस तरह से उधर से आक्रमण हुआ और क्योंकि इस चीज़ की राव अमीर को जानकारी नहीं थी और जब एकदम से सेना किले में प्रवेश कर गई तो अफरा तफरी मच गई और उसमें राव अमीर की सेना परास्त हो गई और अमीर वीर गति को प्राप्त हो गया। और उसके बाद में जब रतिपाल उनके पास गया, इसके पास अलाउद्दीन खिलजी के पास कि साहब अब आपका काम हो गया है और
यहाँ का राज सौंपे। तो पता है अलाउद्दीन ने क्या कहा कि जब तुम 1300 का ही नहीं हो सका तो मेरा कैसे हो, क्या हो सकता है। तो उन्होंने उसकी भी तत्काल गर्दन काट दी और इस तरह से 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर को भी अपने राज्य में मिला लिया। तीसरी जो अलाउद्दीन की विजय थी वो थी चित्तौड़। चित्तौड़ का भी सामरिक महत्व बहुत है कि ये गुजरात के रास्ते में पड़ता है, अवैध दुर्ग है और उस पर वो अधिकार करना चाहता था। इसके साथ एक घटना और भी जुड़ी मिलती है, हालांकि उसको कई विद्वान उसका समर्थन नहीं करते हैं, कि जो वहाँ के शासक थे रतन सिंह, इनकी पत्नी थी पद्मिनी। एक 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी नामक विद्वान ने कविता वो पुस्तक लिखी है, तो उन्होंने उसमें पद्मिनी का उल्लेख किया है जायसी ने पद्मावत में, और वो इतनी सुंदर बताई गई है कि उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। हालांकि जो ये घटना है वो ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं तो सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि रतन सिंह का जो शासन था वो ज़्यादा लंबा वैसे ही शासन नहीं रहा, जबकि इसमें 12 वर्ष का वो दिखा गया कि रतन सिंह इसको लाने में बहुत टाइम लग गया और आक्रमण में बहुत। तो ये जो घटना है वो मलिक मोहम्मद जायसी में जिस रूप में प्रस्तुत की गई है, अगर उसको हम कुछ अंशों को हटा दें तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ उसकी पद्मिनी रानी जरूर थी, और उसी में इस प्रकार के राजा प्रेरित होते थे सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए, तो हो सकता है कि ये कारण उनका ये भी रहा होगा। तो इस तरह से 1303 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ को जीत लिया गया। हालांकि जो मलिक मोहम्मद जायसी तो अपनी जो पद्मावत में बहुत ज़्यादा लिखता है कि वो पहले जीत नहीं पाया, फिर आखिर में उनमें समझौता हो गया कि एक बार पद्मिनी के दर्शन करवा दो और मैं वापस लौट जाऊंगा। और जब पद्मिनी के दर्शन करवाए तो उसका मन बदल गया और उन्होंने सुल्तान को डेरे में रोक लिया। लेकिन इस घटना को अगर हम नहीं भी माने तो ये तो तय है कि पद्मिनी उसकी रानी थी और सुंदर स्त्री को प्राप्त करने के लिए हमेशा शासकों की एक प्रवृत्ति भी रही है। तो हो सकता है कि ये कारण शाही कारण रहा होगा पद्मिनी को प्राप्त करने का। और चूँकि आज हम देखते हैं कि जो चित्तौड़ का किला है उसमें पद्मिनी का महल और पद्मिनी ने जो जौहर किया था वो सब दस्तावेज देखने को मिलता है, अवशेष आज भी वहाँ मौजूद है। तो इसलिए रानी तो उसकी थी, लेकिन मुख्य कारण तो चूँकि वो साम्राज्यवादी था और गुजरात राज्य से उसको सीधा संबंध जोड़ने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहता था, और इसलिए चित्तौड़ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। चौथा नंबर आता है मालवा। मालवा को 1305 ईस्वी में आईने मुल्क के नेतृत्व में एक सेना भेजी और यहाँ के शासक थे हरनंद। हरनंद दिल्ली सल्तनत की जो सेना है उसका मुकाबला नहीं कर सके और आखिर में परास्त हो गए, और 1305 ईस्वी में मालवा भी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। नंबर 5 पर आता है मारवाड़। मारवाड़ जो राजस्थान के पश्चिम में स्थित है और पूरा एक रेगिस्तान क्षेत्र है। यहाँ के शासक थे शीतल देव और इसकी राजधानी थी सिवाना। क्योंकि मरुस्थल क्षेत्र होना और दुर्गम होना, ऐसी जगह पर आक्रमणकारियों को सफलता मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो काफ़ी समय तक ये सेना संघर्ष करती रही और आखिर में जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने शीतल देव के साथ समझौता कर लिया और उसकी राजधानी जो थी सिवान वो शीतल देव के पास छोड़ दी और बाकी जो क्षेत्र था वो अपने अमीरों के बीच में उन्होंने बांट दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि उसको कमज़ोर कर दिया, शासक को
और उस पर अपना अधिकार कर लिया। छठे नंबर पर आता है जालोर। जालोर के शासक थे कनेर देव। देखो जालोर को वैसे तो 1305 ईस्वी में इन्होंने जीत लिया था, लेकिन कनेर देव ये थोड़ा बड़बोला व्यक्ति था। वो बात में ये कहता था कि मैं तो सुल्तान से हर समय लड़ने को तैयार हूँ, और उस की जब घटना सूचना जब सुल्तान के पास पहुंची तो सुल्तान ने अपनी एक दासी थी गुलेबेश, उसके नेतृत्व में सेना भेजी। हालांकि उस सेना को तो इन्होंने परास्त कर दिया और वो दासी वो भी मारी गई, लेकिन इसी समय कमालुद्दीन गुल के नेतृत्व में और सेना पहुंच गई और उन्होंने कनेर देव को परास्त कर दिया। और इस तरह से जालोर भी 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का एक हिस्सा बन गई। तो जो उत्तरी भारत की जो विजय है अलाउद्दीन खिलजी की, उसमें हम गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ और जालोर, ये 6 विजय भी हम सम्मिलित करते हैं। और इन 6 विजय के द्वारा बहुत बड़ा उत्तरी भारत का एक बहुत, जिसमें आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मालवा, ये पूरा क्षेत्र है वो इसके अधिकार क्षेत्र में चला गया और एक साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया।